क्या होता है डेमोक्रेसी में, क्या लिखाया था मैंने, हाउ डेमोक्रेसी इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कई आधुनिक जो संविधान हैं वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित हैं। मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज आर बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। इंडिया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज है ना, अलास्का, कनाडा, यूएसए, इन सब में डेमोक्रेसी चलती है। मेनली डेमोक्रेसी में हमने देखा था अब्राहम लिंकन से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये देखा था। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो संविधान अक्सर जस्टिस और समाज में जो शासन है उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू एस्टेब्लिश अ जस्ट सोसाइटी। द मीनिंग ऑफ जस्ट सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पर न्याय हो। अब न्याय क्या होता है ये तो आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अलग अलग डेफिनेशन थिंकर्स की फिलॉसफी को समझेंगे, और बाकी मैंने प्रीवियस क्लास में इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। देन द नेक्स्ट फिलोसॉफिकल बेसिस इज रूल ऑफ लॉ। ये लिखाया नहीं था ना, जस्टिस एंड इक्वालिटी लिखा दिया था, नहीं लिखाया था, तो जस्टिस एंड इक्वालिटी ही लिख लो, फिर हम रूल ऑफ लॉ को समझना शुरू करते हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफन सीक टू एस्टैब्लिश a just and equitable society. Addressing issues of social and economic justice. संविधान अक्सर एक न्याय संगत और समान समाज स्थापित करने का प्रयास करता है। समान समाज स्थापित करने का प्रयास करता है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करता है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करता है। एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जॉन रॉल्स एक व्यक्ति हुए हैं, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स a political philosopher, राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने एक थ्योरी दी थी। इस व्यक्ति ने, इनकी एक थ्योरी है जिसका नाम है जस्टिस एज फेयरनेस। What is the meaning of justice as fairness? जॉन रॉल्स बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया न्याय के रूप में निष्पक्षता। क्या सिद्धांत है? न्याय के रूप में निष्पक्षता। जॉन रॉल्स हम पढ़ेंगे भी आगे, कंसेप्ट भी समझेंगे, इनके बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम देखेंगे। जॉन रॉल्स ने कहा, सिद्धांत दिया, इसमें दो चीज़ों पर मेन जोर दिया गया है सर। एक तो वो सोसाइटी में बात करते हैं कि सोशल जस्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सेकंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस। सोसाइटी में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिकली सबको स्पेशल अपॉर्चुनिटी और स्टेटस मिले। तीन कीवर्ड में हम ये फंडा खत्म कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस मतलब इक्वल बिहेवियर, सबके साथ समान व्यवहार हो, है ना, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो अनटचेबिलिटी, नो जेंडर इनइक्वालिटीज, इस टाइप की चीजें अगर नहीं है तो वी कैन से द सोसाइटी में क्या है? सोशल जस्टिस है। इक्वल बिहेवियर में हम कहते हैं सर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले,
सबको इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड स्टेटस मिले, किसी के साथ अपॉर्चुनिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट, सेक्स वगैरह, रिलीजन, रेस, इन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड देन फाइनली वी कैन से दैट टाइप ऑफ सोसाइटी इज फील इक्वल बिहेवियर टू ऑल। और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं। अगर किसी समाज में छुआछूत नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है, ठीक है, स्त्री और जाति, स्त्री और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं किया जा रहा, तो वह समाज में सामाजिक न्याय है। आर्थिक रूप से सबको समान अवसर, सबको समान प्रतिभा का मौका मिल रहा है, नौकरियों में सबको समान अवसर मिल रहे हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। देश में सेंट्रलाइजेशन ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संकेंद्रण, अगर धन का संकेंद्रण हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैंने दिया था ये पेपर। आर्टिकल 38 क्या कहता है? डीपीएसपी में स्टेट क्या करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, कुछ कम लोगों के पास देश की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारे संसाधन हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि 10% लोगों के पास देश का 90% पैसा है, और 90% लोगों के पास देश का 10% पैसा है, तो 90% लोग गरीब हैं, 10% लोगों के पास बहुत अमीरी है। तो यही तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना, कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा होना, ऐसा नो, इसी को कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और कौन से आर्टिकल का वायलेशन करता है? कल PSIR का पेपर वन देखा? PSIR ऑप्शनल हो चुका है, कल नहीं देखा आपने, ऑप्शनल हुआ है। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए, मतलब आप लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, बस करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत बनानी है। मैं बेसिक करा के आपको सिखाऊंगा करंट अफेयर्स में कब क्या पढ़ना है। अगले हफ्ते से आपको करंट अफेयर्स डिलीवर करना शुरू कर दूंगा, और कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा, हर हफ्ते हैं 1-2। तो इन चीज़ों पर तो आपकी नज़र होनी चाहिए यार। तुम लोग एस्पिरेंट हो, कैसे गधे नल्ले टाइप के लोग हो, समझ में नहीं आता है मुझे। यूपीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, तुम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट, तुम्हें ये नहीं पता रहता है कौन सा पेपर हो गया आज, उस पेपर का देखे थे। यूपीएससी ऑप्शनल पार्ट ए, राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के दार्शनिक उपागम को समझाइए, पेपर 1 में ही पढ़ाते हैं ये। हम तो पेपर 1 का पार्ट ए छोड़ के बी पढ़ रहे हैं, पार्ट ए पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इटालवी और जर्मन ब्रांड के फांसीवाद के बीच अंतर का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड जर्मन ब्रांड्स ऑफ फासिज्म। तो जर्मन नाजिज्म और इटालियन फासिज्म, इन दोनों में डिफरेंस ही बताना है। ठीक है, तो वो हमने वर्ल्ड स्ट्रीम कवर किया, यहाँ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसको, आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे तब। देन डेमोक्रेसी के अभिजन सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन ब्रीफली द एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी डेमोक्रेसी एक अलग सी चैप्टर है जिसमें प्रॉपर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। कुछ सरल क्वेश्चंस बताता हूँ, कुछ सरल क्वेश्चंस बताता हूँ आपको मैं। पार्ट बी में एक क्वेश्चन है कि लॉक की संविधानवाद, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की अवधारणा से पश्चिमी लोकतंत्र को आकार दिया गया है। एग्जैक्टली जब हम जॉन लॉक पढ़ते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ये चीज़ पढ़ते हैं, है ना, तो जॉन लॉक से वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट पेपर 1 में ही पढ़ेंगे। पेपर बी के कुछ क्वेश्चन देख लो। 1857 के बाद और स्वतंत्रता से पहले किसान आंदोलनों को आपको एक्सप्लेन करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दलित परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण कुछ संवैधानिक संशोधन हुए, ये क्वेश्चन है। आफ्टर 2019 जम्मू एंड कश्मीर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को रेखांकित कीजिए, करंट का क्वेश्चन है। संसदीय समितियां विधायी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य हैं,
यह संसद के दोनों सदनों के बीच पारस्परिक परागण और अवसर प्रदान करती हैं, विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड नेचर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एवेल्युएट योर आंसर एंड रिलेवेंट एग्जांपल्स। आर्टिकल 143 का डायरेक्ट वो पूछा गया है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, तो उसमें हम दो टाइप से देख लेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर, क्लॉज पर, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज पर। जब राष्ट्रपति महोदय एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो उसका क्या वो रहता है रिव्यू, वो देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं फाइनली, मतलब देखना सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक एक टर्म लगेगा कि ऐसा कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके बारे में कम से कम 50 शब्द ना लिख पाए। हर एक क्वेश्चन के बारे में 50 वर्ड्स तो लिखने की आपकी कैपेसिटी है। इसको 150 और 200 और 250 तक ले जाना है, बस वही कैपेसिटी बढ़ाना, और उसके लिए हमें वर्ड्स बढ़ाने हैं अपने पास। एक क्वेश्चन है, एनंसिएट द इम्पेडिमेंट्स टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की क्रिया में स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। बिना पढ़े इनके आंसर लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ये तो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में आने वाले टॉपिक्स हैं, हर कभी आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत हुआ क्वेश्चन नहीं आते हैं ऑप्शनल में जो आपको समझ में ही ना आए, इजी क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पास एक प्रोफाइल है, मैं आपको सेंड कर दूंगा उसको एडिट करके। तो उसमें 10 साल का PYQ है, PSIR ऑप्शनल का, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हमने कंपाइल किए। करेंगे माय पॉइंट, उसको मैं आपको बना के 2-3 दिन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलो, तो कहाँ तक लिखा? जॉन रॉल्स लिख लें सर। जॉन रॉल्स, a political philosopher, proposed the theory of justice as fairness. Proposed the theory of justice as fairness. राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने न्याय के रूप में निष्पक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। Emphasizing the importance of social and economic justice. Emphasizing the importance of social and economic justice. नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स, अगला कंसेप्ट। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो होते हैं सर राइट्स, अधिकार। अधिकार कई टाइप के हो सकते हैं। इनमें कुछ आते हैं नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार इनको कहते हैं। नेचुरल राइट्स के बाद सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स ऐसे आते हैं। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, और आफ्टर देन द सुप्रीम थिंग इज ह्यूमन राइट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले अधिकार जो हैं उनमें नैसर्गिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और फिर मानव अधिकार। मानव अधिकार सबसे बड़ा सर्कल जिसमें लगभग सारे अधिकार समाहित हो सकते हैं, दायरे अलग अलग। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट का कंसेप्ट तो पुराना है, लेकिन वर्ल्ड में ऑफिशियली 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 10 दिसंबर 1948 को एक चार्टर जारी किया जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 30 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, और इन 30 आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 1 to 19, सेकंड 20 to 30, जिसमें आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 सेज अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ रिलीजन, है ना, टू स्पीच, टू क्या बोलते हैं, नहीं, आपके धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, राइट टू कॉन्शियसनेस, या राइट टू कंसाइंस बेसिकली जैसे हम कहते हैं। तो राइट टू कंसाइंस प्रोपेगेट कर सकते हो आप और प्रोफेस कर सकते हो, अपने धर्म का
अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, राइट टू कंसाइंस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस, ये आपको फ्रीडम दी गई आर्टिकल 25 में। फंडामेंटल राइट जो ह्यूमन राइट्स वाला इसमें है, इसमें भी आर्टिकल 19 में लगभग इसी तरीके की बात कही गई, तो वो हमने वहां से लिया है मेनली, है ना। मानव होने के नाते आपका एक ही कनेक्शन है कि आप कौन है, मानव है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन एंड सेकेंड थिंग इज द सिटीजन। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म्स? What is the citizenship? What is the key concept of citizenship? नागरिकता का मूल जो मतलब है वो क्या है, बताएं रोजलिन, क्या है नागरिकता? आप भारत की नागरिक हो। सिटीजनशिप इज अ पॉलिटिकल रिलेशन between that person and nation। तो राज्य या स्टेट हम कहते हैं, नेशन ना कहकर स्टेट कहेंगे। नागरिकता एक राज्य और व्यक्ति के बीच का राजनीतिक संबंध है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? मनुष्य धरती पर रहने वाला, हमारी प्रजाति का जो हमारी तरह दिखता है वो हर इंसान मनुष्य है, और उस धरती पर रहने के नाते उसके जो अधिकार हैं, स्वच्छ पर्यावरण, हवा वगैरह, जो वो मानना चाहता है वो माने, वो चाहे धरती के किसी भी देश में चला जाए, लेकिन उसके पास कुछ ह्यूमन राइट्स तो हैं। अगर उनका भी वायलेशन होगा तो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उनके, वो एक्शन लेने लगते हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कहीं वॉर होता है, ड्यूरिंग द वॉर, वर्ल्ड में कहीं भी कॉन्टिनेंट पर वॉर हो, तो यूनाइटेड नेशन अपनी पीस आर्मी भेजता है, शांति सेना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पीस आर्मी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट ऑफ ह्यूमंस, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। समझ गए? तो ये एक बड़ा कंसेप्ट है ह्यूमन राइट। अब ह्यूमन राइट का कंसेप्ट ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। लिख लेंगे थोड़ा सा। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, व्यक्तिगत और मानव अधिकारों की सुरक्षा कई संविधानों के लिए एक दार्शनिक आधार है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ह्यूमन राइट्स is a key philosophical basis for many constitutions. Ensuring that, जिससे यह सुनिश्चित होता है, citizens are entitled to certain fundamental freedoms, कि नागरिक कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं and protections, entitled to certain fundamental freedoms and protections, स्वतंत्रताओं और संरक्षणों के हकदार हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो बात करता है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एवरी कंट्री, एवरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। हर एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस कंट्री में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रिय शब्द है ये, विधि का शासन। क्योंकि जिन जिन देशों में ये है वहां इसका पालन नहीं होता।
रूल ऑफ लॉ एल्बर्ट वेन डायसी करके जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये, अब डायसी की स्पेलिंग क्या है, एल्बर्ट वेन डायसी, DICEY, एल्बर्ट वेन डायसी। तो एल्बर्ट वेन डायसी के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था रूल ऑफ लॉ। बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। 3 पॉइंट याद रखना है। लॉ इज सुप्रीम, मीन्स विधि सर्वोच्च है। सेकंड, नो वन कैन अबव ऑफ लॉ। कोई विधि के ऊपर नहीं, कि है कोई विधि के ऊपर, चाहे भले ही वो राजा ही क्यों ना हो। लेकिन आपको पता है कि भाई हर एक चीज में एक्सेप्शंस होते हैं। ये तो अल्टीमेट एब्सोल्यूट थिंग है, लेकिन इंडिया में एब्सोल्यूटिज्म इस लेवल पर नहीं माना जाता। हमारे यहाँ तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, but also article 14 is not a absolute article. Right to equality is not absolute in India. भारत में समानता एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई विदेशी राजदूत जो होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे, इनको हम क्या देते हैं, प्रिविलेजेस देते हैं, विशेष अधिकार देते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिलते हैं ना, तो आर्टिकल 14 का वायोलेशन हो गया। लेकिन इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ना कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 14 बेसिकली प्रोहिबिटेड द नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, समाज में नकारात्मक विभाजन को, नकारात्मक भेदभाव को रोकता है, सकारात्मक भेदभाव को नहीं रोकता। तो हु कैन डिफाइन द पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? ओनली कोर्ट हैव द राइट टू डिसाइड एंड पार्लियामेंट हैव राइट टू फॉर्मुलेट लॉज अबाउट इट। केवल न्यायपालिका ये डिसाइड कर सकती है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, और संसद के पास ये अधिकार है कि वो उनसे रिलेटेड नियम बना सकती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर 2021 से 20 से हल्ला मचा हुआ है, ऐसा नो? तो जो हल्ला मचा हुआ है उसके कारण न्यायपालिका रोक लगा देती है उस पर। फिर हाई कोर्ट कहता है कि सबूत दो, प्रूव करो कि क्यों जरूरी है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। वो कहते हैं सर मंडल कमीशन। सुप्रीम कोर्ट कहता है इंदिरा साहनी केस, 50% से ऊपर नहीं हो सकती रिजर्वेशन की सीमा, और अगर 27% रिजर्वेशन दो दोगे तो फिर 62% तक पहुंच जाएगा रिजर्वेशन एमपी में। जो इंदिरा साहनी केस सरकार कहता है सर आंध्रा, वहां तो 69% रिजर्वेशन है। तो बोल रहे हो वो इंदिरा साहनी केस भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो बोला वही तो हम कह रहे हैं, एमपी में भी जरूरत है ओबीसी 27% आरक्षण की। तो ऐसे तर्क वितर्क चलता है। अब जो यहाँ तो एक हार मान ले या दूसरा हावी पड़ जाए, उसके तर्क, जिसके तर्क स्ट्रांग होंगे वो जीत जाता है। सिंपल सा फंडा है। और ये लॉजिक कहाँ से निकालते हैं? ये लॉजिक निकलते हैं लूप होल से। और लूप होल कहाँ मिलेंगे आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में। खैर, तो विधि सर्वोच्च, कोई विधि के ऊपर नहीं, और नो वन कैन पनिश रादर ब्रीच ऑफ लॉ। सिवाय विधि के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात आपको समझ में आ पाई? नहीं आई? आ गई ना? रूल ऑफ लॉ क्या है? तो रूल ऑफ लॉ कानून का जो शासन है वो कई संविधानों में एक दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है? द थियरी ऑफ रूल ऑफ लॉ, द कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजी ऑफ रूल ऑफ लॉ फॉलोड बाय मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में ये फॉलो किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। और ये इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति और संस्थाएं दो चीजें हैं सर। द फर्स्ट कंसेप्ट इज पर्सन,
चाहे वो पर्सन है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, या फिर वो किसी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ये सब के सब किसके अंडर है? सब के सब रूल ऑफ लॉ के अंडर है, सब विधि के अधीन है। व्यक्ति हो, संस्था हो, कोई विधि का उल्लंघन नहीं कर सकती। इवन पार्लियामेंट तक विधि का उल्लंघन नहीं कर सकती। पार्लियामेंट है राइट कि वो भाई लॉ बनाती है, लेकिन अगर गलत लॉ बना दे तो, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन ले आए सोसाइटी में, तो नेगेटिव लॉ फॉर्मुलेशन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। समझ गए? और ये डिसाइड कौन करेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है? सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, तो एबी डायसी के द्वारा ये जो प्रतिपादित हुआ है डायसी का कानून का सिद्धांत, इसका सिंपल सा आप फॉर्मूला याद रखोगे, कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून के ऊपर नहीं है। तो हम इसलिए एक शब्द कह देते हैं, कोई भी कानून के ऊपर नहीं, नो वन कैन अबव ऑफ लॉ। समझ गए? अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, सेक्युलरिज्म और रिलीजन, पंथ निरपेक्षता और पंथ। जनरल किताबों में आपको धर्म लिखा मिलेगा, 100 में से 99 टीचर आपको धर्म पढ़ाएंगे, लेकिन मैं उस कंसेप्ट को व्यक्तिगत रूप से भी नहीं मानता और इस बात को पॉलिटिकली भी प्रूव कर देता हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। प्रीएम्बल आप पढ़ो, इंग्लिश की प्रीएम्बल में लिखा है सेक्युलरिज्म, हिंदी की प्रीएम्बल में लिखा है पंथ निरपेक्ष। भारत के चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर वो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति हों, इन सब ने इस बात की वकालत की है कि इंडिया इज नॉट अ धर्मनिरपेक्ष कंट्री। इफ यू आर सेइंग सेक्युलरिस्ट, सो यू शुड यूज हिंदी टर्म पंथ निरपेक्ष। समझ गए? भारत धर्म और पंथ में बड़ा अंतर होता है सर। धर्म और पंथ में अंतर होता है। पंथ और धर्म बोथ आर डिफरेंट थिंग्स सर। देखो बॉस, दो अलग अलग चीजें हैं, धर्म पंथ। पंथ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहूदी, पारसी वगैरह, ये सब क्या है? पंथ है हमारे लिए। धर्म, धर्म एक अलग ही चीज है। मान लो क्या है धर्म? धर्म बना है संस्कृत की धृ धातु से, और धृ का अर्थ होता है धारण करना। धर्म में धारण करना है। धरणी, धरती, धरा, ये भी धा धातु से बने, धरा है इनमें सब में। धरणी, धरती, धरा सब में धा उपयोग में है। धरा का अर्थ ही होता है धारण करना। धरणी जो हमें धारण करे, धरती जो हमें धारण करके रखती है, धरा जिसने सब कुछ धारण कर रखा है वही धरा, तो धरा से बना है। ऐसे ही धर्म भी किससे बना है? धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और क्या धारण करना है? अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग कंटेक्स्ट आपको मिलते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में धृति, क्षमा, दमोस्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षणम, ये आचार्य मनुस्मृति में कहते हैं। धैर्य धारण करो, सत्य धारण करो, क्षमा करो लोगों को, इंद्रियों पर संयम रखो, शुचिता का पालन करो, चोरी मत करो, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा मत करो, दया करो, है ना, अविद्या का त्याग करो, अक्रोध, क्रोध मत करो, हिंसा से दूर रहो। ये 10 लक्षण आप फॉलो करो तो आप धार्मिक व्यक्ति हो। आई बात समझ में? और हम एक ऐसे धर्म को मानते हैं, हमारा जो धर्म है ना वो एक्चुअल में हमारा धर्म है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, वो हमारा क्या है? वो धर्म है। धर्म अपने आप में धर्म होता है।
आपको सर हम अल्लाह को पूछते हैं, आप मुस्लिम हैं सर। सर मैं हनुमान जी को पूछता हूँ, मैं इनको पूछता हूँ, आप हिंदू हो गए सर। मैं तो गॉड को पूछता हूँ, क्रिश्चियन हूँ। मैं तो एक ओंकार की पूजा करता हूँ, सिख है। मैं तो महावीर और बुद्ध को पूछता हूँ, जैनिज्म बुद्धिज्म। मैं तो अग्नि देवता की पूजा करता हूँ, पर्शियन हूँ। इट मीन्स कि धर्म एक अलग कंसेप्ट है। आप बीमार हो, कितने टाइप की बीमारी हो सकती है? कई टाइप की। लेकिन स्वस्थ तो एक अवस्था है ना। स्वस्थ क्या है? जब कोई बीमारी ना रहे तो इंसान क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल है क्या कि सर मैं हेल्थ का एकमात्र परिभाषा है कोई बीमारी ना रहे तो आप स्वस्थ। तब कोई फालतू का आडंबर आप ना जोड़ो, तो जो बचता है वो धर्म है। तो जैसे स्वस्थ है वैसे धर्म है। और जो धर्म हम पालन करते आ रहे हैं ना, ये आदि से अंत तक, धरती के शुरुआत से धरती के अंत तक चलने वाली अवस्था है। इसलिए हम अपने धर्म को क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। बोथ आर डिफरेंट बॉस। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत हाई लेवल की बात कर दी ना? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि आप कहते हो कि सर हमारा सनातन धर्म है। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। मैं कहता हूं नहीं सर, हमारा धर्म सनातन है। मैं बल किस पर दे रहा हूं? धर्म पर। आप किस पर बल दे रहे हो? सनातन पर। आप इस पर गर्व करते हो, मैं इस पर गर्व करने की बात कर रहा हूं। धर्म ही हमारा कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में आया। तभी राजनाथ सिंह और चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकते। अब इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग कह दिया। धर्म अलग अलग वस्तु है सर। कुछ गीता में कृष्ण ने अलग कहा, मनुस्मृति मनु ने अलग कहा। तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित मतलब दूसरे के हिस्से वाला कोई धर्म नहीं होता। महात्मा गांधी कहते हैं धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। रिलीजियस लेस पॉलिटिक्स इज लाइक अ डेड बॉडी, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। गीता में कृष्ण कहते हैं तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। नामे पार्थेस्तु कर्तव्यम, नामे पार्थेस्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे करने लायक है या जो मेरे पाने लायक है। मुझे सब कुछ प्राप्त है। कृष्ण से अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं नान बाप्तम बाप्तव्यम, नान बाप्तम बाप्तव्यम वर्त एवचा कर्माणि। लेकिन फिर भी इस धरती पर रहकर मैं कर्म कर रहा हूं ना। मैंने कारावास में जन्म लिया, उफनती नदी को पार किया, बचपन में नंगे पैर गायें चराई, गोपियों से पिटा, प्रेम किया, दुख भोगा, तमाम चीजें। 16,000 पटरानियां थी। 5 अपने साम्राज्य से निर्वाचित 5 भाइयों को संसार की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने खड़ा करके उनको मैंने विजय दिलवाई कि नहीं दिलवाई? तो वही कृष्ण क्या कहते हैं कि ना मे पार्थेस्तु कर्तव्यम कृषि लोकेशु किंचनम। कि हे पार्थ, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे करने लायक है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। और जो मुझे प्राप्त नहीं है और जो मुझे प्राप्त है उसकी चिंता किए बिना, तो कर्म ही धर्म है। पूजा पद्धतियां, चोला, श्रृंगार, कलाबे, तिलक, अंगूठियां, हम कुछ भी कर लें, ये एक अलग सेंटिमेंट में काम करती हैं चीजें, है ना। ये एनर्जी के साथ हम अपना सेटिंग कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ले दे के एडजस्ट कर लेते हैं चीजें, वो हो गई एनर्जी सेटलमेंट। लेकिन धर्म बहुत अलग चीज है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं कि हम इस शब्द को समझें, इसलिए हम छोड़ देते हैं। वो तो थोड़ा बहुत आ गया तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको ज्यादा समझा दिया, कल भूल जाओगे। तो सनातन धर्म है या धर्म सनातन है? क्या हो गया? सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि ना है ना अंत है, जो शाश्वत है, जो संसार के शुरुआत में भी था, संसार के अंत तक होगा। सनातन। और आपको पता है कि हम लगाते हैं नारे दुर्गा जी पर नवरात्रि में, गणेश जी पर,
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। सत्य की जीत होती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में क्या हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी कहते हैं मध्य प्रदेश का कल्याण हो, भोपाल के एमपी नगर जोन 2 अकेले का कल्याण हो, नहीं ना, विश्व का कल्याण हो। यार हम पूजा कर रहे हैं और अंत में कहते हैं कि भाई धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या कंसेप्ट हो रही है, कब से चले आ रहे हैं, वो कितनी बार दोहराते हैं, ध्यान नहीं देते। विश्व का कल्याण, विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग जो 9 दिन व्रत करके किसकी कामना करते हैं, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। ना भारत खंड, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन सब हैं, उसका भी कल्याण चाह रहे हैं कि नहीं हम। तो वही तो हमें फिर वेदों में हम श्लोकों की ओर लौटते हैं तो हमें यही पता चलता है कि विश्व के कल्याण की बात इस तरीके से की गई। हमारे धर्मों में एक और कंसेप्ट मिलता है, हमारे उपनिषदों में हमें बहुत सारे श्लोक हैं जिनसे हमें कई मतलब समझ में आते हैं। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये उदार चरित्र वालों का, ये तेरा है, ये मेरा ही, ये छोटी सोच वाले कहते हैं। उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा कुटुंब के समान है। ये है सर हमारी रिलीजन की पावर और ये हमारी रिलीजियस पॉलिसी है, फिलॉसफी है। डेट्स वाई हम कहते हैं कि हम रिलीजन का मतलब क्या लगाएंगे, यहां पर अब से पंथ लगाएंगे, धर्म नहीं लगाएंगे। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है सेक्युलरिज्म लिख देना, रिलीजन लिख देना, हिंदी वाले पंथ लिखेंगे रिलीजन के स्थान पर, सेक्युलरिज्म को पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे। जहां जहां किताबों में, नोट्स में कोई टीचर आपको पंथ धर्म निरपेक्ष पढ़ाएगा, बताएगा, उससे कुछ मत बोलो, उस किताब का पन्ना काट दो, टीचर को मत टोको, आप पंथ निरपेक्ष पर फोकस करना। हम धर्म निरपेक्ष हो गए तो हम मनुष्य नहीं रह जाएंगे, समझ गए, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता और पंथ का जो कंसेप्ट है इंडिया में बहुत डीप है। इंडिया क्या है, सेक्युलरिज्म नेशन। वेस्टर्न फिलॉसफी से हटकर हमने एक अपना नया कंसेप्ट निकाल कर लेकर आए। मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया था, आपको याद हो, तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में इनिशियल लेवल पर फ्यूडलिज्म चल रहा था और फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट रेनेसां जैसी कंडीशंस होती हैं, डेट टाइप आप देखते हो कि प्रोटेस्टेंट जो है एक रिलीजन आता है, मार्टिन लूथर लेकर आएंगे कैथोलिक रिलीजन के अगेंस्ट। वहां से एक कंसेप्ट आया, सेक्युलरिज्म फॉलो करना चाहिए। द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन, द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। राज्य से धर्म की, चर्च की पूर्णतः दूरी, ठीक है। चर्च डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। बट इन इंडिया, इंडियन सेक्युलरिज्म सेज स्टेट डोंट हैव एनी नेशनल रिलीजन। हमारे पास, राज्य के पास कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, बट स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ऑल रिलीजन्स। सबको बराबर सम्मान देना है, संरक्षण और जो है संवर्धन देना है। हर धर्म का आप सम्मान करेंगे, किसी धर्म को नहीं नकारेंगे, और साथ ही साथ जो इंटरनल इविल्स ऑफ रिलीजन है, धर्म की आंतरिक बुराइयां हैं, उनको भी खत्म करेंगे। सबरीमाला टेम्पल, राज्य ने धर्म में हस्तक्षेप किया। राम मंदिर, राज्य ने धर्म में हस्तक्षेप किया। सोमनाथ मंदिर का मैनेजमेंट कौन देखता है, राज्य देखता है। ट्रिपल तलाक राज्य ने बंद करवाया, लॉ पास कर, पार्लियामेंट क्या है, स्टेट है ना, तो पार्लियामेंट ने लॉ पास करके रिलीजन को ठिकाने लगाया। जो धर्म की बुराइयां हैं, कि हो तो नहीं, 1976 या 7 का एक मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 25 में कि अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 चीजें बता दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट दिया, देयर आर 2 थिंग्स ऑफ फॉलोइंग योर रिलीजन। द फर्स्ट वन इज बेसिक थिंग्स, जो आधारभूत मान्यताएं हैं, बेसिक स्पिरिचुअल्स, फंडामेंटल आपके जो रिचुअल्स हैं उनको आप फॉलो करो। और दूसरा है अननेसेसरी रिचुअल्स। एक तो धर्म की मूल मान्यताएं हैं जो आप किसी भी कंडीशन फॉलो कर सकते हो, कभी कोई किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकेगा। और दूसरा है बाद की मान्यताएं जो रिसेंटली ऐड हुई हैं।
हनुमान चालीसा का मैं पाठ कर रहा हूं और स्टेट आकर मुझे रोक दे तो ये मेरी मूल मान्यता का हनन हुआ ना। लेकिन मैं लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं तो स्टेट कैन प्रोहिबिट ना, स्टेट कैन मेक रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी, ऐसा और नो। तो हनुमान चालीसा पर रोक लगा सकता है या लाउड स्पीकर पर रोक लगा सकता है? क्या गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने या रामायण जी में तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि 24 घंटे आप अखंड पाठ का अध्ययन करोगे तो आप में ज्ञान आ जाएगा? जिस अवधि चौपाइयों का मतलब भी नहीं पता हमें, उस अखंड पाठ का हम पाठ करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा? या फिर वो किताब पढ़ने से ज्ञान आएगा, उस राम के कैरेक्टर को समझने से ज्ञान आएगा? कैसे आएगा ज्ञान? कैरेक्टर को पढ़ने से। तो धर्म की मूल मान्यता क्या है? रामचरितमानस को पढ़ना या चुंगा लगा के 24 घंटे के लिए आसपास के स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर देना, उनका 3 दिन बाद पीएससी का इंटरव्यू, वो रात में पढ़ नहीं पा रहे। और सुर वाले लोग गाएं तब भी ठीक है, राम है रामचरितमानस जो अखंड रामायण में जो लोग गाते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेट लोग होते हैं अपने जीवन में। जब उन्हें कहीं कुछ बोलने का अवसर नहीं मिल रहा, वो आके वहां बैठ के ऐसे चिल्लाने लगते हैं, गधों जैसे रेंगते हैं वो लोग। 5 टाइम की नमाज अता करना इस्लाम का धर्म है, ये मूल मान्यता है। एक सच्चा मुस्लिम वही है जो 5 वक्त की नमाज अता करता है। नमाज अता करना धर्म की मूल मान्यता है या लाउड स्पीकर में चिल्लाना धर्म की मूलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ क्या है मूल मान्यता? नमाज अता करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बना दिया कि धर्म की मूल मान्यता नहीं रोक रहे हो। क्या रोक रहे हैं? फालतू के जो आडंबर तुम जोड़ रहे हो, ऐसा नो। ये कंसेप्ट याद रखिए सर। अच्छा, ये एग्जाम्पल दिया था उनने, यही कि धर्म की मूल मान्यता अलग है, अजान करो लेकिन लाउड स्पीकर हटा करो। हाँ, तो शादियाँ तो डीजे तो हिंदुओं में ज़्यादा बजता है, बारात तो लगाने का कंसेप्ट मुसलमानों में थोड़ी है, हिंदुओं में ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, जरूरी है। आलतू फालतू के बलगर सॉन्ग आप बजा रहे हैं, लिख रहे हैं लोग, बोला भंग रगड़ के माना और ये और वो, इतनी फालतू की चीजें हैं, लोगों को मजा आ रहा है, लोगों को बजा रहे हैं दिन भर। उस इंसान को ज्ञान है। भोपाल का जो तालाब है, हाँ हथाई खेड़ा, वहां पर मछली गैंग का कब्जा था 1990 से। 400 करोड़ के आसपास वो लोग मछली बेच चुके हैं। किसी और को मछली अगर पकड़ते देख ले वो लोग लट्ठों से कूटते थे, वो इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता था। हर साल 4 से 5 करोड़ की मछली बेचते थे सर वो। 30-40 साल से मछली बेच रहे थे वो, ठीक है। तो 1000 करोड़ का घपला कर दिया उन लोगों ने। तो अब जाके जब मोहन यादव सरकार आई है तब उन पर एक्शन हुआ है। वो भयंकर केस खुल रहा है, हर रोज न्यूज़पेपर में आप मछली गैंग का केस देख लो। बैन लगा दिया कि मुख्य सड़कों पर जहाँ अदर जो लोगों की आवाज़, आपके लिए अलग जो है स्ट्रीट बनाओ, मंदिरों के बाजू में आप यहाँ बरखेड़ी तरफ चले जाओ, ऐसवाक तरफ। अरे निकलना मुश्किल हो जाता है। बट वो एरिया उनके सेपरेट कर दिए, थोड़े से अलग थलग ही बनवा दिए। लिखेंगे सेक्युलरिज्म और रिलीजन, पंथ निरपेक्षता या पंथ, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। देश के अनुसार संविधान पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलर। पंथ और राज्य के पृथक्करण का समर्थन कर सकते हैं, endorsing the separation of religion and state, endorsing the separation of religion and state।
पंथ और राज्य के पृथक्करण का समर्थन कर सकते हैं। और दे में रिफ्लेक्ट द रिलीजियस वैल्यूज, reflect the religious values and beliefs of population, या फिर जनसंख्या के धार्मिक मूल्यों और विश्वासों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। जनसंख्या के धार्मिक मूल्यों और विश्वासों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। Reflect the religious values and beliefs of the population. John Locke, John Locke, John Locke, a letter concerning toleration, a letter concerning toleration, a letter concerning toleration, हिंदी में भी यही लिखना है, इंग्लिश में भी यही लिखना है। जॉन लॉक का अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, धार्मिक सहिष्णुता, इन्फ्लुएंस द आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता एंड द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, एंड द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, और चर्च तथा राज्य के पृथक्करण की अवधारणा पर प्रभावी रहा। चर्च तथा राज्य के पृथक्करण की अवधारणा पर प्रभावी रहा। अगला कंसेप्ट आता है सर हमारा, हमने देख लिया सेक्युलरिज्म समझ में आ गया। इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, वो आपको देखा भी होगा आपने, नहीं देखा? नहीं देखा। चेहरा बता देता है तुम लोगों का रिएक्शन, जो तुम्हारे मन में भाव आता है ना, वो मुझे साफ साफ चेहरे पे दिख जाता है। देख लेना। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। इंडिया में इक्वालिटी फॉलो होती है, और इक्वालिटी का कंसेप्ट हमने वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस में देखा है। देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ विधि के समक्ष समता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधियों का समान संरक्षण।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर कि विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता रहा हूं, दिस इज द नेगेटिव कंसेप्ट। पता था आपको? और दिस इज द पॉजिटिव कंसेप्ट। एंड हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर कि जो कानून के समक्ष समता है, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के ऊपर नहीं माना जाएगा। कानून के समक्ष समता मतलब पहला पॉइंट क्या कहता है? नो वन कैन अबव ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति को कानून के ऊपर नहीं समझा जाएगा। ठीक है सर, मान लिया। दूसरा पॉइंट ये कहता है मतलब कोई प्रिविलेज नहीं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो। नो प्रिविलेजेस फॉर नो वन। No privileges for no one. No one means no one. It means अगर हमारे देश में कंप्लीटली इक्वलिटी फॉर द लॉ एक्सेप्ट कर लिया जाए तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा ऑन द स्पॉट। रिजर्वेशन इज काइंड ऑफ प्रिविलेजेस फॉर द बैकवर्ड क्लास है सर, जो सेपरेट क्लास है सोसाइटी का, मार्जिनलाइज्ड क्लास है हमारी सोसाइटी के, सीमा पिछड़ा वर्ग जो है, गरीब वर्ग जो है, जो हाशिए पर ढकेले गए लोग हैं, उन लोगों के लिए तो सर रिजर्वेशन इज अ पॉजिटिव टूल टू स्टैंड इन अ सोसाइटी, टू लिव अ लाइफ लाइक, क्या बोल सकते हैं हम, टू मैनेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तभी तो उनको नौकरी इन सब चीजों में ठीक ठाक चीजें मिल रही, तो ऊपर उठ रहा है ना समाज। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? नेगेटिव मीनिंग कह देते हैं। और यह विचार जो है बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये विचार कहां से आया? ब्रिटेन से आया है सर। और ब्रिटेन से ये जब विचार आया है तो इसके जनक कौन है? काइंड ऑफ डाइसी। डाइसी का ही रूल ऑफ लॉ का एक्सटेंशन है ना। डाइसी क्या कहता है? कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं, नो वन कैन अबव ऑफ लॉ। वही तो मैंने लिखा, नो प्रिविलेजेस टू नो वन। किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस कंसेप्ट में हमने क्या देखा कि ये विचार डाइसी का है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो केवल इसलिए उसे छूट नहीं मिलेगी कि वह व्यक्ति किसी बड़े पद पर है, या वह मंत्री है, या वह धनवान है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति के अपराध करने को लेकर अलग नियम कानून है। अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर आता है और वो कोई अपराध कर देता है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। नेता नगरी के लिए अलग प्रावधान है, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। आर्टिकल 105 का 4, आर्टिकल 194 का 4, ये क्लॉजेज क्या बताते हैं? प्रिविलेजेस फॉर द एमपीस एंड एमएलएस। अनुच्छेद 105 में एमपीस के प्रिविलेजेस हैं, अनुच्छेद 194 में एमएलएस के प्रिविलेजेस हैं। क्या प्रिविलेजेस हैं भाई? गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये सब तो मिल ही रहा है। टैक्स फ्री इनकम नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट की जब मीटिंग होगी, सिटिंग होगी, उसके बिफोर 80 डेज, आफ्टर 80 डेज आप उन्हें किसी सिविल केस में अरेस्ट नहीं कर सकते। एक जब सेशन शुरू होता है तो 1 महीने चलता है, साल में 3 सेशन होते हैं, मतलब कभी गिरफ्तार नहीं हो सकता वो जब तक पद पर है। 80 दिन पहले तक और 80 दिन बाद तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसका मतलब समझ रहे हो आप? कभी गिरफ्तार नहीं होगा वो। तो ये फिलॉसफी चलती है। बिना बताए 60 दिन से ज्यादा गायब रहोगे तो हटा दिया जाएगा। और वो भी कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। अगर स्पीकर से सेटिंग है तो हमेशा के लिए गायब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्पीकर से सेटिंग नहीं है, हर 59वें दिन प्रेजेंटेशन दे दो अपना, आके 1 दिन आके बैठ जाओ, सचिन तेंदुलकर और बाकी लोगों जैसे 1 दिन के लिए आ जाओ। 58 डे कंप्लीट हो गए, 59 डे कंप्लीट हो गए, 60वें दिन आप जाकर बैठ गए, प्रेजेंटेड सर। बिना बताए 60 दिन से ज्यादा, मतलब बिना बताए कम से कम 59 डेज तक गायब रह सकते हो, बताने के बाद 5 साल भी रह सकते हो। और इतनी अच्छी व्यवस्था है हमारे देश की, अगर आप 1 घंटे के लिए भी आफ्टर टेकिंग ओथ एंड एडजुरेशन, शपथ और प्रतिज्ञाओं के बाद अगर आप 1 घंटे के लिए विधायक रहे और 1 घंटे बाद आपने इस्तीफा दे दिया तो आप कहलाओगे भूतपूर्व विधायक, और आपको आजीवन सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से, पेंशन मेंशन, वो तमाम चीजें आजीवन मिलेगी अगर आप
शपथ लेने के बाद आपने यहां शपथ ली स्टेबल पर खड़े होकर, 2 सेकंड बाद आप स्टेबल पर आकर रिजाइन कर देते हो, तब भी आपको आजीवन सब वो चीजें मिलेंगी। समझ गए आप? ये हमारे देश के प्रिविलेजेस हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पेंशन एक ही बार की मिलती है, डबल नहीं मिलती। कई तो ऐसे हैं जो 9, कमलनाथ जी तो 9 बार एमपी रहे, 9 बार, 45 साल, मतलब कुछ बीच में इलेक्शन रद्द हो गए थे, कुछ रहे तो 30-35 साल तक वो रहते हैं। तो क्या 7 बार मिलेगा पेंशन? इतनी तो राष्ट्रपति को नहीं मिलती पेंशन। 5 लाख राष्ट्रपति की सैलरी है, सबसे ज्यादा मिलती है। तो पॉजिटिव कंसेप्ट हमने देखा कि भाई जो लॉ, रूल ऑफ लॉ है, ये क्या है? एग्जाम्पल अगर हम कहें, रिजर्वेशन जो SC ST OBC के लिए है, नौकरियों में विशेष लाभ जो हम दे रहे हैं, असमान लोगों में जो समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे विमेंस के लिए क्लॉज है आर्टिकल 15(1), 15(2) और 15(3), ये हमारे मेन क्लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। 15(4), 15(5), 15(6) ये अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़े गए। दीज आर्टिकल्स एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट्स। तो 15(3), 15(4), 15(5) और 6 ये 4 तो अमेंडमेंट से जोड़े गए ना। 15(1) क्या कहता है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ 5 चीजें बताता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर, ऐसा नो। आर्टिकल 15(2) प्लेसेस बताता है कहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस्तरां, कुआं, सार्वजनिक स्थान वगैरह इन जगहों पर, है ना। 15 का 2 क्लॉज हैं, 15(1), 15(2). 15(2) में और 2 प्रोविजंस हैं, 15(2)A, 15(2)B, उनमें मेन प्रावधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 3, 4, 5, 6 तक एक्सेप्शंस हैं चारों। क्या है एक्सेप्शंस? 15(3) रेफर्स टू स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन्स एंड चिल्ड्रंस। राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो मिल गया रिजर्वेशन, लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। लाडला भैया योजना थोड़ी चलती है इस देश में, लाडली लक्ष्मी योजना चलती है। आप कहो नहीं सर हम पुरुष हैं, हमें भी अधिकार चाहिए, समानता और इक्वालिटी की बात होती, तो तुम पिछड़े थोड़ी हो। पिछड़े हो तुम हाथों से पिछड़े हो, तुम्हारी गलती। आर्टिकल 15(4) एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिजर्वेशन की बात करता है ना, SC ST OBC के लिए। आर्टिकल 15(5) किसकी बात करता है? रिजर्वेशन की बात करता है। 25 सीट्स, 25% सीट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्व रखी जाएंगी SC और ST स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नो। आर्टिकल 15(6) 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी जोड़ा गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं सर, ये हमें बताते हैं चीजों को अच्छे देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मेरे गांव में तो मेरे 4 मजदूर मेरे खेतों में काम करते हैं, उनके बच्चे जहां हम नहीं पढ़े वहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां हमारे घर वालों की हिम्मत नहीं हुई कि हमें नहीं गुरुकुल स्कूल है, सेंट थॉमस स्कूल है, यहाँ पढ़ा दें, हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं सर। वजीफा मिल, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, हमें वजीफा मिलता था, 250 रुपये साल, 300 रुपये साल। मेरी 5th और 6th क्लास की जो फीस लगती थी स्कूल में 13 रुपये और 14 रुपये लगती थी गवर्नमेंट स्कूल में, वो नॉमिनल चार्जेस लेते थे। हम मिड डे मील, हम बैग में थाली लेकर जाते थे 4-5 खंड वाली, वो नल पर लड़ाइयाँ होती थी, हैंडपंप पर मूल तोड़ देते थे, हम ऐसे थाली मार, एक को तो मैंने थाली रख दी थी यहाँ से यहाँ तक, इतना कट था। फिर उसको नल के नीचे बैठा के पानी चला रहे हैं, खून आना बंद हो जाए, जल्दी धुल जाए। फिर उनके पिताजी ने आके हमें कूटा, है, फिर गांव के 2-4 लोगों ने और कूटा। वो कुटकुटाक घर गए तो घर वालों ने फिर भयंकर ही कूटा। घर वालों ने ये नहीं कि हमारे बच्चों को किसने हाथ लगा दिया, ऐसा नहीं होता था पहले। आप गलती करो गांव भर मारता था सर, ये कंसेप्ट तो था ही नहीं कि अरे हमारे बच्चे को उंगली। आजकल तो पूरा पड़ोस में देखता हूँ बच्चों ने ही हाँ हाँ किया और बोल मम्मी पापा लठ लेके खड़े हो गए, हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। हम तो उस परिवार में पढ़े कि अगर हमने गलती कर दी तो जिस जिसको पता चलेगा गांव में वो कूटेगा, कुट कुट के बड़े हुए। ये समस्या है, इसलिए ईगो नहीं है अंदर, क्योंकि सबसे कुट लिया है अब काहे का ईगो। ठीक है, अब अभी भी कोई कूट दे तो ऐसा लगता है कि ठीक है बचपन ही तो इसी चीज में बीता है, तो ठीक है। मुझे NSUI वालों ने कूटा था 2018 में, जब मैं ABP का अध्यक्ष था। ठीक है, वो मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी और अंतिम बार शायद किसी ने मुझसे ऐसे उंगली उठा के बात की होगी। और फिर हमने इतना कूटा था कि थाने में FIR भी नहीं हुई थी। उसकी वाइट कलर की शर्ट ब्लड में ऐसे लगा हुआ था, तो नाना जी ने मुझे एक अंतिम झापड़ मारा। तो वो शायद मेरे जीवन का 8 साल पहले एक अंतिम झापड़ था।
उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। मैंने कहा एबीपी चलानी नहीं, मैंने अगर अध्यक्ष 2 साल रहा, मैंने कहा नहीं चलाऊंगा पॉलिटिक्स। मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म वॉर्म डालने जा रहा था, मस्त अगेंस्ट मेरे नाना जी खड़े थे। मैंने कहा फिर भी लड़ूंगा मैं। गांव का दलित समाज मेरे साथ था जो 60% वोटर था उस समय। मैंने कहा बस इतने में मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि हमेशा मैं उसमें था। बहुत सारे मेरे पहचान वाले थे अधिकारीगण, कुछ बैचमेट, और हम पढ़ते थे, उनमें से कुछ का सिलेक्शन हो गया, ऐसे कॉन्टेक्ट बने। तो तहसील वहसील में बहुत सारे लोग जानते थे, तो फोन पे काम हो जाता था गाँव गरीबों का। किसी का भी काम होना है तो मैं बोल दूं कि मेरे गांव से कोई सज्जन आ रहे हैं, आप देख लेना, थोड़ा जल्दी करवा देना। तो दोस्ती यारी में बोलो, तो उनको लगता था कि ऐसे व्यक्ति को सरपंच बनाओ आप गांव का। तो पूरे के पूरे गांव में 70-80 लोग मेरे घर पर आ गए कि आप फॉर्म डालिए। मैंने कहा मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, ठीक है, मैं अभी 21 साल का रिसेंटली हुआ हूँ, अभी मुझे राजनीति समझने दो होती क्या है। नाराज हो गए। तो सर यही है समय समय की बात। इक्वालिटी की बात हम कर लेते हैं फिर से। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, रिजर्वेशन की बात हम कर रहे थे। रिजर्वेशन की बात हम क्या कर रहे थे? इक्वल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +1 रिजर्वेशन? प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, आर्टिकल 16(4)A। आर्टिकल 16(4) जो है, दिस रिजर्वेशन हेल्प्स ओनली SC/ST कैटेगरी, फॉर OBC दे यूज द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल। और यहां पर 2 चीज चलते हैं। आर्टिकल 4 का A में 2 क्लॉज लिखे। द फर्स्ट कंसेप्ट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और दूसरा कंसेप्ट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, परिणामी वरिष्ठता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी? एक सज्जन हो आप, आपकी उम्र 30 साल है, एज्यूम कर लो। मेरी उम्र 25 साल है, मैं कम ही एज्यूम करता हूं थोड़ा। आपकी उम्र 30 साल है, आपको आज काम करते हुए 2 साल का अनुभव है, और आपकी उम्र कितनी हो गई? 30 साल, क्योंकि आपका 28 साल में सिलेक्शन हुआ था। मुझे इस पद पर, IAS के पद पर काम करते हुए 4 साल हो गए, क्योंकि मैं 2021 में सिलेक्ट हुआ था। तो मुझे काम करने का कितना अनुभव है? इनको कितना है? उम्र में बड़ा कौन है? अनुभव में बड़ा कौन है? सीनियर कौन माना जाएगा प्रशासन में? डेट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, परिणामी वरिष्ठता। उम्र से नहीं, पद पर काम करने के अनुभव से सीनियर तय होगा। एक तो ये कंसेप्ट है आर्टिकल 16(4)A में। दूसरा कंसेप्ट है सर, रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? SC/ST को दिया जाएगा। रीजन इज डेट, आज भी, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा डायरेक्टली, दूसरे गांव का एग्जांपल ले लो। आज भी अगर किसी गांव में एक सभ्य, सो कॉल्ड सभ्य और बड़ी क्लास के जो लोग हैं उनका गांव है, और वहां पर एक तहसीलदार आ जाता है या नायब तहसीलदार आ जाता है, और वह अगर दलित कास्ट से बिलोंग करता है, तो गांव में उसको खाट पर नहीं बिठाया जाता, एक प्लास्टिक की चेयर दे दी जाती है, बाहर की बैठी है, ठीक है। वो कंसेप्ट आज भी गांव में फॉलो होता है। मतलब उस पद पर पहुंचने के बाद, एक अधिकारी बनने के बाद, नायब तहसीलदार मतलब तहसील का राजा, तहसीलदार मतलब तहसील का राजा। NT और T बनने, NT और जो तहसीलदार है बनने के बाद भी क्या होता है, उस व्यक्ति को वो सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए क्या कहते हैं सर, आज भारत, आप कह रहे हो आपको इस बात की चिढ़ मचेगी कि यार रिजर्वेशन से सिलेक्शन लिया, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। 97% जो सुप्रीम पोस्ट है ना, वो जनरल OBC कैटेगरी द्वारा आज भी फुलफिल्ड है। प्रमोशन में रिजर्वेशन होने के बाद भी 3 से 4% लोग ही हैं जो लोअर क्लास के होने के बाद उन पदों पर पहुंचे। तो क्या फायदा मिल रहा है उनको? नहीं मिल रहा। इसलिए उनका भी रेशो बढ़े, इसलिए तो ये प्रोविजन दिया गया है। तो वो गलत नहीं है। प्रोविजन होने के बाद भी उनको उतना फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़े अधिकारी उनकी फाइल्स को उस तरीके से, जब हर महीने क्या होता है, आपकी फाइल हो जाती है ऊपर, आपकी वर्कशीट जाती है ऊपर, उस वर्कशीट में उनको प्रमोशन नहीं मिलता, रेटिंग्स नहीं मिलती, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो नहीं जा पाते। क्या ही कर लेगा प्रमोशन रिजर्वेशन में? प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या कर लेगा? समझ में आ पाया मेरा पॉइंट? पॉइंट बड़ा है और एक्सप्लेन करूंगा आगे, जब पॉलिटिक्स कास्ट वगैरह पढ़ाऊंगा, इसी पेपर में है। दूसरा कंसेप्ट और समझा देता हूं आपको। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है सर? कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण जो क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। और इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को कानून का समान व्यवहार मिलेगा।
समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ठीक, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से। किस कंट्री से आया है? यूएसए से आया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये कंसेप्ट लिया गया है। इस कंसेप्ट का सीधा सा फंडा है कि इसका उद्देश्य है, जो वास्तविक न्याय होता है ना, वास्तविक न्याय समझते हो? वास्तविक न्याय को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंसिव जस्टिस। क्या होता है सब्सटेंसिव जस्टिस? पवेट पढ़ा है आपने तो कॉलेज में। क्या होता है सब्सटेंसिव जस्टिस? नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है फिर? ये कंसेप्ट बात करता है, एक शब्द में आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी, ये बात करता है इक्वालिटी की, और ये बात करता है इक्विटी की। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो वयस्क कामकाजी पुरुष को 6 रोटी चाहिए। हाँ, असमान के साथ असमान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार। यहां पर सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समानता ही सबसे बड़ा अन्याय है। मोदी जी सबके खाते में 15-15 लाख डाल दें, 15-15 लाख डाल दें, तो शायद मैंने एक दिन और बोला था, अंबानी को कोई फर्क पड़ेगा, अडानी को कोई फर्क पड़ेगा? पर उनके पास नोटिफिकेशन भी नहीं देगी बैंक की, क्या इतने छोटे से फंड का नोटिफिकेशन। लेकिन यहां पर प्रगति पेट्रोल टैंक पर जो साइड में एक पंचर बनाता है इंसान, उसके खाते में 15, वो तो क्योंकि 60 रुपए जैसे ही इकट्ठे होते हैं पंचर बनाते बनाते, वो जाके एक कुत्ता छाप मार लेता है, उसके खाते में 15 लाख आ गए, तो शाम तक 1 लाख की दारू पी जाएगा। और जिस दिन 1 लाख की दारू पिएगा उस दिन आत्मा का परमात्मा से प्रत्यक्ष मिलाप हो जाएगा बिना किसी रोक टोक के। ऐसा नो, तो उसको 15 लाख मत दो अभी, ठीक है? उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा, एक दिन में तू 500 रुपए ही निकाल सकता है, बस इतनी पी जितनी तो ये डाइजेस्ट हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके खाते में 15 लाख आ गए तो उनकी आत्मा खत्म हो जाएगी। और ये जुमला क्यों फैलाया गया था 15 लाख लोगों का? ताकि हर एक व्यक्ति का अकाउंट खुल सके। बैंक में अकाउंट तो खुलवाओ, डालेंगे 15-15 लाख रुपए, सबने खुलवा लिए। भारत इकलौती ऐसी कंट्री, इतना पुअर और अनएम्प्लॉयमेंट और इतना गरीब इलिटरेट होने के बाद भी 97-96% लोगों के बैंक में अकाउंट है। बूढ़ी अम्मा दादियों के तक अकाउंट है, जनधन अकाउंट खोले गए, है ना? सब्सिडी वगैरह, आप 60 से ऊपर हो, कितना सरकार कितना पैसा देती है सर आपको, वेलफेयर स्टेट। आप पैदा हुए, सुनो, आपने गर्भ धारण किया, गर्भ धारण होने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, आपका फ्री चेकअप होगा। आप गर्भ में आ गए, माता के गर्भ में, आपका फ्री चेकअप हुआ सर, आपको आयरन की टैबलेट दे दी, इतना बड़ा पत्ता 100 गोलियों का, आता था पहले, आज भी आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि भारतीय महिलाओं में आयरन की कमी है ना? भारतीय महिलाओं में एनीमिया बहुत ज्यादा है। एनीमिया मतलब लैक ऑफ आयरन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, तो आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं। 6 महीने हुए फिर चेकअप होगा, 7 महीने हुए फिर चेकअप होगा, टैबलेट मिलेंगी, हर एक चीज मिलेगी। गांव में जो आशा कार्यकर्ता होगी वो हर महीने चेकअप करने आएगी, हेल्थ देखेगी। आपकी केयर कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है ना। 90 महीने आपने कहा दर्द शुरू हो गया, वहां से डायल 108 करो, इमरजेंसी। सर कहीं सड़क भी बन रही होगी ना ताजी, तो एम्बुलेंस उस सड़क को रौंदते हुए आएगी कि दोबारा बना लेना, एक व्यक्ति की जान बचानी है। भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इजाफा करना है, ठीक है? चाइना आगे ना हो पाए, वो रोड मिटाते निकल जाते हैं। चाइना रोड बनाने में, हमारे नहीं, जनसंख्या पहले, रोड बाद में। लेके हॉस्पिटल पहुंचेंगे, डिलीवरी होगी, वहां माता को फल फूल सब्जियां हर एक चीज खिलाई पिलाई जाएगी, जो साथ में उसको अलग रहने की व्यवस्था। बच्चा पैदा हुआ, सर ये लो बर्थ सर्टिफिकेट, इतने टाइम पर कुंडली बनवा लो, इसके ग्रह दिखवा लो एस्ट्रोलॉजर से। दूसरा चेक आ गया, सर ये लो 15,000 का चेक, सर 12,000 का चेक। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ आप, 1.5-2 लाख का खर्चा डिलीवरी में, उससे 2 गुना अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल देता है और पैसे भी देता है उल्टे। फिर वही एम्बुलेंस आपको घर छोड़ने आएगी। बच्चा खाएगा क्या? माँ का दूध पिएगा, ठीक है सर, 6 साल तक पी लेगा, 6 महीने तक पी लेगा। बच्चे 3-4 साल तक तो दूध पीते हैं माता का, 6 महीने तक। अरे
मेरा 3.5 साल का भतीजा था, बड़ी मुश्किल से उसने दूध छोड़ा है। 6 महीने तक दूध पिएगा, 6 महीने के बाद क्या खाएगा? तो घर वाले क्या खिलाते हैं? खिचड़ी दलिया। वो दलिया और वो सत्तू आपको आंगनवाड़ी प्रोवाइड करती है। मेरे गांव के लोग जाते हैं लेने, वो सत्तू की पैकेट लेते हैं, उसे फाड़ते हैं, छन्नी में रखते हैं, छान लेते हैं, सत्तू नीचे गिर जाता है, शक्कर रह जाती है। सत्तू जाता है गाय के पास, शक्कर रख लेते हैं डिब्बे में, चाय बना के पियेंगे हम। वो भी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है वो पैसा? सरकार दे रही। सत्तू की व्यवस्था भी किसने की? दैट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट सर। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ 6 साल तक तो सत्तू खिलाया सरकार ने। बच्चा जाएगा स्कूल, कपड़े क्या पहनेगा? राज्य ड्रेस देगा, चप्पल भी राज्य दे देगा। पढ़ेगा क्या? किताबें हम दे रहे हैं। किताबें काय में रखेगा? बैग हम दे रहे हैं। बैठेगा कहाँ? ये लो स्कूल लो, बढ़िया व्यवस्था है। तब मेरे उदयपुरा में जैसे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूं ना, वो पूरे उस 80 किलोमीटर के डायमीटर में आप देखोगे सबसे बेस्ट स्कूल है। उसकी फैकल्टीज सबसे बेस्ट फैकल्टीज है, जिन्हें एमपी में और नेशनल लेवल पर कई अवार्ड मिले, पद्मश्री तक मिले हैं हमारे एक टीचर। ऐसे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। और वो टीचर को किसने? सरकारी टीचर। स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया उनने, कोचिंग जाते थे हम उनके यहाँ पढ़ने। स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग नहीं जाते। और कोचिंग में जब वो पढ़ाते थे तो अल्टीमेट, जो उनके यहाँ कोचिंग करता था वो टॉप करता था। तो इसी भ्रम में हम भी कोचिंग गए। एक मैथ वाले टीचर के बदले मैं मैथ पढ़ाता था क्लास में 12th के बच्चों को। मेरी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो मुझे कोचिंग में पढ़ाते थे, फिर बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था। और वो आते थे और बस बैठे रहते थे। बच्चों को बोलते राजीव ये चैप्टर करा देना आज। ठीक। अगर टफ चैप्टर होता था तो उस चैप्टर को मैं कराता था। तो स्कूल गए, सर दोपहर में भूख लगाई, मिड डे मील। कौन दे रहा है हमें मिड डे मील? गवर्नमेंट दे रही। डेट इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर स्टेट। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा आप कंसेप्ट यहां पर समझेंगे। आप 9th क्लास में आ गए तो पहले तो आपको 8th क्लास तक 1 किलोमीटर के 2.5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मिल जाता है। उसके बाद आपको दूर जाना है पढ़ने। सर 6 किलोमीटर स्कूल, पैदल नहीं जाओगे, साइकिल कौन देगी? सरकार देगी। 12th क्लास तक किसने पढ़ाया? कितने ही परसेंटेज आपके क्यों ना हो, आप 40% से पास हुआ, आप गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा बड़ी कंडीशन में। और इस भारत में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन तो IIM, IIT वगैरह है, IIL वगैरह है, सब गवर्नमेंट है। वहां रहने का पैसा लगता है क्या? नहीं लगता। ना खाने का पैसा लगता है, ना पढ़ने का पैसा लगता है। सब कुछ आपको गवर्नमेंट दे रही है, हर एक चीज गवर्नमेंट दे रही है। मर जाते हो तो मुक्ति वाहन भी गवर्नमेंट का जाता है। और आपको गवर्नमेंट के ही आप, जो हमारे देश में, भारत में जितने भी क्या बोलते हैं, मरने के बाद कहां जाते हैं? कब्रिस्तान। जो कब्रिस्तान है वो कौन चलाता है? सरकार। तो आपके जन्म होने से पहले तक की, आपकी मृत्यु के बाद तक की समस्त चीजों को कौन रेगुलेट कर रहा है? सरकार। क्या करे सरकार? 4 धाम यात्रा कर लो। आपके पति मर गया, पत्नी को पैसा मिल जाएगा। पत्नी मर गई, कुछ नहीं मिलता। बोले तुझे सुख मिला, चैन शांति मिली, ऊपर से पैसा और दें हम। पत्नी को दुख होता है कि अब वो किसको टोंचेगी, है ना, किसके साथ लड़ेगी। पति को तो सुख मिल गया जीवन में पत्नी के जाने के बाद, तो बोलो क्या ही दिक्कत है। उसके बाद में सर आप बूढ़े हो गए 60 साल के, कैसे कमाओगे? मत कमाओ, हम दे रहे हैं ना पैसा आपको। अच्छा नौकरी की थी आपने, सरकार ही आपको नौकरी भी दे देती है ना। आप बढ़िया पेंशन पाओ, वृद्धावस्था पाओ। घर वालों ने भगा दिया, आ जाओ ओल्ड एज होम में, हम पालेंगे, हमने ही तो पैदा किया था, हम पालेंगे। अब इस तरीके से सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका पूरा सहारा दे रही है। और आप कहते हो कि सर क्या करती हैं सरकारें हमारे लिए? आप कहते हो देश के पास इतना पैसा है, 97% लोग खाने वाले हैं, टैक्स पेयर केवल 3% है भारत में। इन 3% पैसे से किसको पाला जा रहा है? 97% लोगों को। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हो, सरकार को गर्व होता है इस बात पर। सरकार डाटा बताती है 80 करोड़ लोग। आप कह रहे हो 25 करोड़ तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट जो थे, बेरोजगार थे, उनको रोजगार दे दिया, फिर भी आप राशन दे रहे हो। थार मर्सिडीज में राशन लेने जाते हैं और वो राशन लेके घर नहीं जाते। मेरे गांव में भी लोग हैं, वो राशन लेकर सीधे निकल जाते हैं बास के शहर, वहां वो अलग अलग दाम पे बेच देते हैं सामान लेकर। वो 10-20 किलो गेहूं 4 सदस्यों को जो मिलता है, 20 किलो गेहूं बेचकर वो किसान आशीर्वाद आटा का कट्टा लेकर घर आता है। खाऊंगा तो आशीर्वाद आटा है। इस तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका मिसयूज होता है। और सरकार जो पैसा हम तक भेजती है वो हम तक 40% आ पा रहा है, 30% आ पा रहा है, और उसमें इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही, समझ रहे हो आप। बाकी पैसा तो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है।
पूरा पैसा आ जाए तो ये 3% जो टैक्स दे रहे हैं ना, इसी पे हमारा काम चलता रहेगा। टैक्स तो हम भी दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह, हम जो सर्विस एक्स्ट्रा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कुछ ना करे, बैठा रहे, तो सब कुछ सरकार देगी। महीने का इतना राशन मिल जाता है आपको कि एक महीने एक आदमी 5 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, बाकी चीज़ों में काम चला सकता है अपना, ऐसा नो। बाकी 2-4 घरों से भीख मांग ले, जीवन कट जाएगा, बचे ही क्या। तो जो कंसेप्ट हमने देखा इक्वालिटी का, वहां पर मैं फिर से लौट आता हूं अपनी बात को खत्म करने के लिए, कि मेन जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि सभी परिस्थिति में सभी व्यक्तियों का समान व्यवहार मिलेगा, ये बात क्या करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर सब लोग इक्वल हैं तो सबको इक्वल बिहेवियर, लेकिन अगर आप इक्वल नहीं हैं, अनइक्वल हो, तो आपको अनइक्वल बिहेवियर मिलेगा। अगर एक रेस हो रही है, लंगड़े हैं उसमें, दिव्यांगजन है, माफ करना, जो दिव्यांगजन है वो वहां पर दौड़ रहे हैं, और आप कहो कि नहीं सर सबके साथ समान व्यवहार, मैं इनके बीच दौड़ूंगा, आपके दोनों पैर सादे सलामत है, तो क्या ये सही है? राज्य भी कहेगा कि हाँ सर हम कोई भेदभाव नहीं करते किसी में, तो यही इक्वालिटी सबसे बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा ना उन लोगों के साथ। हाँ, सब एक पैर से दौड़ो, 5 लोग हैं, 5 के 5 एक पैर गायब है उनका, सब दिव्यांगजन है, हैंडीकैप्ड है, तो भागो आप, वो इक्वालिटी हो गई ना। लेकिन उनके बीच में हुसैन बोल्ट को खड़ा कर दिया जाए, मिल्खा सिंह को खड़ा कर दिया जाए, बोल अब भागो, तो ये न्याय हुआ अन्याय हुआ? वो कहते हैं कि भैया इसी चीज को तो हमें रोकना है ना, इक्वल के साथ इक्वल बिहेवियर होगा, अनइक्वल है तो उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर होगा। ये कंसेप्ट क्या कहता है, क्या कहलाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों के साथ, वर्गों के साथ उनको न्यायोचित सुरक्षा दी जाए, जस्टिसफुल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं बच्चों के लिए, हम स्पेशल प्रोविजंस करते हैं, तो इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट जो है इक्वालिटी ऑफ लॉ का, इक्वालिटी बिफोर लॉ का नेगेटिव है। ये कहाँ गया, ब्लिंक कर गया था क्या? बहुत बढ़िया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, फॉर्मल इक्वालिटी की बात करता है, रिजर्वेशन वगैरह की बात नहीं करता ज्यादा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज पॉजिटिव है कंसेप्ट, अमेरिका से लिया ये कंसेप्ट। इक्वल कंडीशंस में इक्वल बिहेवियर मिलेगा, ये बात कहता है। रियल जो इक्वालिटी है उसको एस्टेब्लिश करता है, औपचारिक नहीं, वास्तविक समानता सुनिश्चित करता है। बाकी सब्सटेंसिव इक्वालिटी की बात करता है। सब्सटेंसिव इक्वालिटी मतलब व्यवहारिक समानता की बात करता है, जो प्रैक्टिकली जरूरी है। डेट इज कॉल्ड सब्सटेंसिव जस्टिस, सब्सटेंसिव इक्वालिटी। तो ये हमने दो कंसेप्ट समझे। अगला कंसेप्ट है, हेडिंग डालो, एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा इसको नहीं लिखा है इक्वालिटी को, मैंने लिखा तो दिया बोर्ड पे, इतना सारा लिखा था, लिख लिया ना? वो नहीं लिखा था आराधना, नहीं लिखा था आपने, रोजलिन ने लिखा था, खींच लो फोटो, दे दो, बिल्कुल सटाक से दो उनको। हेडिंग डालो, एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पर्यावरणीय संवैधानिकता। जल्दी से लिख लो इसको, अगली क्लास में कराऊंगा। और फिर मैं कल से नया जो है शुरू करूंगा, लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक्ट वगैरह सब लाहौल वला कुब्बत अलियम तरीके से आपको कवर कराऊंगा, ठीक है? तो लिख लो, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज पर्यावरणीय संवैधानिकता, हेडिंग डालो, रिकॉग्नाइज, इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आधुनिक संविधान पर्यावरण संरक्षण को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में
तेजी से मान्यता दे रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, कौन सा आर्टिकल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है? आर्टिकल 48A नहीं है याद। कैसे धूर्त दुष्ट आत्मा होना तुम लोग, तुम्हारे लिए स्पेशल नर्क बनेगा मॉडिफाइड, बिल्कुल नई तकनीक के साथ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 48A एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51AG, कहाँ छूट गया? आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रुको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48A, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 48A एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51AG, और मौलिक कर्तव्य ब्रैकेट में लिख लो अनुच्छेद 51AG। AG ऐसे लिखते हैं, अपने मन से लिख लो। AG emphasizes environmental stewardship, emphasize environmental stewardship, पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं। कल हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।